हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री का सब्जेक्ट है हमारा MHI 01। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होते हैं। ठीक है, आपको इस जो वीडियो लेक्चर है इसकी PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एकलव्य इग्नू नाम से आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है, आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कृषि के प्रारंभ होने का संक्षिप्त विवरण दीजिए और मानव के लिए इसके क्या परिणाम हुए। यानी कि जो खेती की शुरुआत हुई थी उसके बारे में आपको बताना है और मानव के जीवन पे खेती के क्या प्रभाव हुए थे, क्या परिणाम हुए थे, ये आपको डिस्कस करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग विद्वानों ने खेती की जो शुरुआत है उसको लेकर अलग अलग तरह के विचार दिए हैं। तो यहाँ पे हम दो तीन विद्वानों के विचारों को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। पेपर में अगर आप उन सब के नाम भी लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं। आदिकालीन मानव समाजों पर खेती अपनाए जाने के महत्वपूर्ण और दीर्घ अवधि प्रभाव पड़े। हुआ क्या था, देखिए पहले जो मानव था वो आदिम स्थिति में था। ठीक है, इसीलिए उसको आदि मानव कहा जाता था। वो एक जगह स्थायी रूप से रहता नहीं था, कभी इधर उधर भटकता रहता था। कंदमूल जो भी उसे मिल गया, मांस वगैरह उसको खा लेता था। शिकार और संग्रह पे ही निर्भर रहता था। ठीक है, स्थायी नहीं रहता था वो, कहीं पे भी परमानेंट कहीं पे रुक रुक कर नहीं रहता था। तो ऐसे में क्या हुआ, जब खेती को अपनाया गया तो उसकी जो लाइफ है उस पर कहीं ना कहीं ऐसे प्रभाव पड़े जो दीर्घावधि प्रभाव थे, यानी कि लॉन्ग टर्म आप मान सकते हो प्रभाव पड़े थे। इसकी शुरुआत वर्तमान पूर्व लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। ठीक है, अगर आज से हम देखें तो लगभग 12,000 साल पहले शुरुआत हुई थी। जब क्या हुआ कि तापमान में गिरावट आई और जलवायु शीतल हो गई। टेम्परेचर जो था वो धीरे धीरे गिरने लगा था। जलवायु जो थी पहले के मुकाबले ठंडी होने लगी थी। इससे जो शिकारी संग्रह करता थे, इनका जो लाइफस्टाइल था, इनकी जो जीवन शैली थी, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। तो यहाँ पे याद रखना, जलवायु में परिवर्तन हुआ तो उसके बाद जो लोगों की लाइफ थी उसमें, उनके जो जीवन शैली थी उसमें परिवर्तन आने लगा। जलवायु बदलने से पशुओं और पेड़ पौधों की प्रकृति में भी अंतर आने लगा। ठीक है, कि जो पशु और पेड़ पौधे थे उनकी जो प्रकृति होती थी, उनका जो नेचर होता था, उसमें भी जलवायु का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा था, उसमें भी डिफरेंस आने लगा था। अब क्या था कि शिकार और संग्रह का नियमित और विशेषीकृत रूप से होने लगा और इसमें पौधों और पशुओं की गहरी जानकारी की जरूरत होने लगी। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन होने लगा था। तो ऐसे में जो शिकार और संग्रह है इसका भी तरीका बदलने लगा। इसमें क्या था, लोगों को और समय के साथ जानकारी होने लगी थी। पौधों और पशुओं के बारे में भी जो लोग थे वो ज़्यादा जानकारी रखने लगे थे, उनको ज़रूरत पड़ती थी ज़्यादा जानकारी की। खेती और पशुधन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनते चले गए। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता था, मेनली लोग कंदमूल खाकर या फिर जंगलों में शिकार करके ही अपनी ज़िंदगी बिता लेते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब समय में परिवर्तन आता है, समय आगे बढ़ता है, तो खेती और पशुधन जो था ये मेन बन जाता है अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार। यानी कि अब परमानेंट धीरे धीरे लोग खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, पशुधन पशुओं को पालने लगे हैं। ठीक है, ये काम होने लगा था। कृषि की शुरुआत के लिए जंगली पौधों और जानवरों की जानकारी होना आवश्यक था, क्योंकि भाई इन सब चीज़ों की जानकारी होगी तभी वो खेती सही तरीके से कर पाएंगे। और बेहतर जो औजार होते हैं, क्योंकि खेती जो करी जाएगी औजार से की जाएगी, तो बेहतर औजार की भी जरूरत थी। तो प्रभावी औजारों के प्रयोग और उनके अन्य प्रमाणों से हमें ये पता लगता है कि हमें क्या है कि अगर जब प्राचीन समय के बारे में जब इतिहासकार जो थे उन्होंने खोजबीन करी तो उन्हें पता लगा कि जो औजार थे वो यूज़ किए जाते थे खेती के लिए। पत्थर के औजार हो गए, लकड़ी के बेंत से बनाए हुए औजार हो गए, इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती थी। तो इससे क्या पता चलता है कि दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य प्राप्त करने के नए नए तरीकों की खोज की जा रही थी। ठीक है, दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से खोज की जा रही थी। आमतौर पे जो पुरातत्ववेदा थे उन्होंने खेती की शुरुआत नवपाषाण युग के सांस्कृतिक विकास क्रम में अपेक्षाकृत नए चरण से मानते हैं। ज़्यादातर जो पुरातत्ववेदा है वो क्या मानते हैं कि जो खेती की शुरुआत हुई है ये जो नवपाषाण युग था इसके आसपास का जो विकास क्रम वाला समय था उस समय में हुई है। आगे देखते हैं, कृषि के आरंभ का कोई एक कारण नहीं है। हाँ, कृषि की शुरुआत कैसे हुई इसका कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीके से अलग अलग थ्योरी दी है। ये आपको पता लगेगा। मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, आपको दो तीन तरह की चीज़ें पढ़ाऊंगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कृषि का आरंभ को लेकर कोई एक कारण, निश्चित कारण नहीं है कि भाई यही कारण था जिसकी वजह से खेती शुरुआत हुई, कोई भी ऐसा कारण नहीं है।
ठीक है, ये कहा जाता है कि यह संक्रमण दुनिया के कई हिस्सों में हुआ और एक बार में भी नहीं हुआ बल्कि अलग अलग समय में हुआ है। यानी कि जो खेती का संक्रमण है ये दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पे होता रहा और 12,000 बीपी से 5,000 बीपी के बीच में इसको रखा गया है। ठीक है, बिफोर द प्रेजेंट। आगे देखते हैं। पहले आपकी हेडिंग है, इसको समझिए, इसको आपको पेपर में लिखना है। जलवायु दबाव का प्रारूप, मरुद्वीप सिद्धांत। ये पेपर में आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे सिद्धांत लिख के आओगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, मरुद्वीप सिद्धांत समझिए। इसकी व्याख्या जो है 1908 में गॉर्डन चाइल्ड ने की थी। ठीक है, इन्होंने कैसे समझाया है खेती की शुरुआत को, इसे समझिए। गॉर्डन चाइल्ड जो है इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और जिसे रेखांकित करने के लिए इसको नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। इस सिद्धांत का मुख्य बल इस बात पे था, देखिए ये क्या कहते हैं गोल्डन चाइल्ड, इसे समझिए। ये कहते हैं कि उपजाऊ जो क्षेत्र था उसके कुछ हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के कारण खेती शुरू हुई। बस इस लाइन को ध्यान रखना। इन्होंने कहा कि जो उपजाऊ क्षेत्र था जहाँ पे फसलें उगाई जा सकती थी, जहाँ की मिट्टी अच्छी थी, उर्वरता अच्छी थी, उस जगह पे जलवायु में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के कारण खेती की शुरुआत होती है। इन्होंने ऐसा कहा। इस क्षेत्र से उत्तर की ओर वर्षा से भरे बादल के बढ़ने का यह अद्भुत बदलाव आया। यानी यहाँ पे क्या था, वर्षा से भरे जो बादल थे वो बढ़ रहे थे, बारिश वगैरह यहाँ पे होती थी, जमीन पहले से उपजाऊ थी, तो इसलिए यहाँ पे ये परिवर्तन आया। इन परिवर्तनों से छोटे छोटे मरुद्वीप बने। यानी मरुद्वीप क्या होता है कि मरुस्थल वाला जो एरिया होता है उसके बीच में जो छोटा सा हरा भरा क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा मरुस्थल है, ठीक है, लेकिन बीच में कोई क्षेत्र है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी भर जाता है और वहाँ पे क्या हो जाता है कि उपजाऊ जमीन होती है जिसके कारण कुछ पेड़ वगैरह उगने लग जाते हैं, तो ऐसे इसे मरुद्वीप कहते हैं। तो मरुस्थल के बीच में छोटे हरे भरे क्षेत्रों का निर्माण हुआ जहां आबादी बसने लगी, क्योंकि जहाँ पे हरा भरा क्षेत्रों का वहाँ पे लोग बसने लग जाएंगे। फिर यहाँ पे पेड़ पौधे उगने लग गए थे। जब लोग बसने लगे, पेड़ पौधे उगने लगे, तो यहाँ पे पशु भी आने लग जाएंगे, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे जंगल होंगे वहाँ पे पशु आएंगे। और ये छोटे क्षेत्र चारों ओर से मरुभूमि से घिरे होते थे। आसपास के क्षेत्रों में भोजन की कमी थी, इसलिए भोजन की खोज में लोग क्या करते थे, हरे भरे क्षेत्र की तरफ जाते थे। यानी कि इस मरुद्दीन वाला जो क्षेत्र था यहाँ पे आते थे। लगभग 1968 के बाद कृषि के जन्म के संबंध में अधिक विस्तार से सिद्धांत सामने आने लगे थे। तो बहुत सारे जो इतिहासकार है उन्होंने क्या करा, कई तरह के खोजबीन करी, तो उससे कुछ उनको प्रमाण मिले। इससे पता चलता है कि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से दुनिया के अनेक हिस्से प्रभावित हुए। दुनिया भर में ऐसे परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ये इनकी थ्योरी थी किसका, गॉर्डन चाइल्ड का। इन्होंने कैसे बताया कि खेती की शुरुआत कैसे हुई है, उपजाऊ भूमि के आसपास जो जलवायु में परिवर्तन हुआ था उसके कारण हुई है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। अब दूसरा देखो, दूसरा सिद्धांत क्या है, यह है जनसांख्यिकीय प्रारूप। इसे समझिए। कुछ विद्वान जो है वो ऐसा मानना है उनका कि कृषि की शुरुआत जो है, ठीक है, कृषि की जो शुरुआत है, ऐसा परिवर्तन दबाव या तनाव की स्थिति में उत्पन्न उत्तेजना की परिस्थितियों में ही हो सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ दबाव रहा होगा, कुछ ना कुछ तनाव की स्थिति रही होगी, तभी खेती की शुरुआत हुई, ऐसा इस सिद्धांत को मानने वाले लोग कहते हैं। ठीक है, बिनफोर्ड जो है, लेविस बिनफोर्ड, ये पर्यावरणीय दबाव की अपेक्षा जनसंख्या के दबाव पर विशेष बल देते हैं। इनका क्या कहना है कि जिन स्थानों पर खाने पीने की सुविधा जो थी उपलब्ध होती थी वहां जनसंख्या तेजी से बढ़ने लग जाती थी, क्योंकि संभावना होती है। मान लीजिए जहाँ पे अच्छी उपजाऊ जमीन होगी, जहाँ पे अच्छे संसाधन होंगे, जहाँ पे लोगों को खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध होगी, तो लोग वहीं पे जाके बसेंगे। और वहाँ पे जब लोग जाके बसेंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या अपने आप बढ़ने लग जाएगी। तो इन्होंने ये तरीका भी बताया कि क्या बताया इन्होंने कि पर्यावरण दबाव की बजाय जनसंख्या का दबाव जो था उसकी वजह से होने लगा। फिर देखो बिनफोर्ड जो है, इनके अलावा डेविस हैरिस है, इन्होंने क्या तर्क दिया है इसको समझिए। ये डेविस हैरिस जो है ये कहते हैं कि कृषि जनसंख्या और संसाधन के बीच पैदा हुए असंतुलन का परिणाम है। इनका ये कहना है कि पहले क्या होता था, लोगों की संख्या कम थी, तो जो शिकार वगैरह करते थे, कंदमूल खाते थे, उससे काम चल जाता था, गुजारा हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या जो थी वो तेजी से बढ़ने लगी। अब जनसंख्या क्या है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, संसाधन जो है उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे, क्योंकि संसाधन तो फिक्स होते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन घट रहे हैं, तो ऐसे में क्या हुआ, एक असंतुलन पैदा हुआ। ठीक है, इसमें लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे अगर हमें परमानेंट कहीं पे रहना है और परमानेंट हमें अपना जीवन बिताना है तो हमें खेती की शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या तर्क दिया है कि कृषि जो है वो जनसंख्या और संसाधन के बीच में जो असंतुलन पैदा होता है उसका परिणाम था। लेकिन बिनफोर्ड से अलग इन्होंने तर्क दिया। ये कहते हैं कि आमतौर पर आबादी जो है संसाधनों पर हावी नहीं होती। इनके अनुसार पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई
होगी, यानी पर्यावरण की जो परिवर्तन था उसके कारण ऐसी सिचुएशन बन गई कि विकसित शिकारी और जो संग्रह करता थे इनके आवागमन पे प्रभाव पड़ा होगा। वे एक जगह बस गए होंगे और उनकी जनसंख्या का दबाव बढ़ा होगा। पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण दुनिया के कुछ हिस्सों में लोगों ने एक जगह पे बसना शुरू कर दिया था और इन इलाकों में विभिन्न प्रकार के वन थे, स्टेपीज सवाना, ये घास के मैदान होते हैं, ठीक है, याद रखना, स्टेपीज सवाना, ये ऐसे घास के मैदान, और फिर नदी तट या ऊपरी निचली भूमि के बीच में कहीं ना कहीं कुछ इलाके रहे होंगे जो संक्रमणीय इलाके रहे होंगे, यानी जहाँ पे ज़्यादातर लोग आके इधर उधर से बस रहे होंगे। तो ये इन्होंने एक रीज़न ये दे दिया है। तो देखो, अलग अलग विद्वानों ने खेती की शुरुआत जो है अलग अलग कारणों से मानी है। कुछ कहते हैं कि जनसंख्या का दबाव बढ़ा होगा इसलिए खेती हो गई होगी, कुछ कह रहे हैं कि पर्यावरण में परिवर्तन हुआ होगा इसलिए खेती की शुरुआत हो गई होगी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखो, एक और थ्योरी है व्यवस्था आधारित प्रारूप। बिनफोर्ड और हैरिस के साथ साथ एक विद्वान है, इनका नाम है कट फ्लैनरी, ठीक है। जो कट फ्लैनरी थे, इन्होंने भी शिकार और संग्रह से कृषि की ओर संक्रमण के लिए शनै शनै विकास का सिद्धांत अपनाया। इन्होंने कहा है कि जो शिकार और संग्रह की स्थिति थी इससे कृषि की ओर गए थे मानव, आदि मानव, ठीक है। और ये जो स्थिति थी ये धीरे धीरे हुई थी इसका विकास। डार्विन जो है, डार्विन ने कृषि की शुरुआत की व्याख्या यही करी है, ठीक है, यही बताया है। फ्लैनरी जो है ये खाद्य उत्पादन की शुरुआत का कारण नहीं बताते, बल्कि खाद्य उत्पादन की ओर संक्रमण के तरीके का विश्लेषण करते हैं कि कैसे खाद्य उत्पादन के तरीके की तरफ जो मानव था वो बढ़ गया। तो देखिए कैसे कहते हैं, समझिए, इनके एग्जाम्पल समझिए। ये कहते हैं कि खाद्य उत्पादन के पहले शिकारी संग्रहकर्ता आबादी में बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि खाद्य उत्पादन जब करना शुरू करा, यानी कृषि वगैरह शुरू करी, उससे पहले क्या हुआ था कि आबादी जो थी उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही थी, इसी कारण ऐसा हुआ होगा। दूसरा क्या कहते हैं कि हाशिए की स्थिति वाले क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे प्रकृति ज़्यादा सही नहीं थी, जहाँ पे मतलब ज़्यादा उपजाऊ भूमि ना हो, जहाँ पे पानी की कमी हो, ऐसा रहा होगा। तो ऐसे में लोग क्या हुआ होंगे, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ गए होंगे। कौन सी जगह की तरफ गए होंगे, जहाँ पे जगह है वो ज़्यादा अनुकूल रही हो, जहाँ पे पानी भी उपलब्ध रहा हो, जहाँ पे भूमि भी उपजाऊ रही हो। तो ऐसे इलाकों में लोग जाने लगे थे, ठीक है, जैसे कि ईरान, इराक, तुर्की के पहाड़ी इलाकों और फिलिस्तीन के जंगली इलाके वगैरह इधर। इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, ये कहते हैं कि आरंभ से ही खाद्य उत्पादन के कई केंद्र थे। खेती की शुरुआत होने से पहले लोग किसी विशिष्ट परिवेश के आदी नहीं थे, यानी जब खेती की शुरुआत नहीं हुई थी, जब लोग जो थे वो कोई विशिष्ट उनकी आदत नहीं थी, क्योंकि वो कहीं भी रह लेते थे, किसी भी हालात में रह लेते थे, पेड़ों में रह लेते थे, गुफा में रह लेते थे, ठीक है, इधर उधर भटकते रहते थे, उनका कोई परमानेंट तरीका नहीं था रहने का, ठीक है। बल्कि विभिन्न परिवेशों में उपलब्ध पशु और पेड़ पौधों से उनका वास्ता पड़ता था, क्योंकि अलग अलग जगह पे वो जाते रहते थे, घूमते रहते थे, तो उनका अलग अलग पेड़ पौधे देखते थे, अलग अलग पशुओं से उनका वास्ता पड़ता रहता था। अतएव शिकारी संग्रहकर्ता घुमंतु समूह विभिन्न प्रकार के परिवेशों में अपना जीवन बिताया करते थे, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग हालातों में अपनी ज़िंदगी ये बिताते थे। वे अपने साथ विभिन्न प्रकार के पौधे और बीज भी ले जाते थे और उनको नए प्रदेशों में लगा दिया करते थे। तो ये इन्होंने इस तरीके से बताया है। अब एक लास्ट पॉइंट था इस क्वेश्चन का कि इससे समाज में क्या प्रभाव पड़े। अब सोचिए कि खेती जब आ गई, खेती की शुरुआत जब हो गई, तो समाज में क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो देखिए, जब खेती की शुरुआत हुई होगी तो इसके कारण जो मनुष्य है वो घुमंतु जीवन छोड़कर एक स्थान पर बस्ती बनाकर रहने लगा, यानी अब वो भटकने वाली स्थिति नहीं रही, अब वो परमानेंट एक जगह पे रहने लगा। क्योंकि खेती करनी है तो भाई साल भर का प्रोसेस होता है, तो एक जगह परमानेंट उसे रहना पड़ेगा, तो इसलिए वो खाना बदोश वाली ज़िंदगी छोड़कर स्थायी रूप से रहने लगा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, कृषि की शुरुआत के कारण बड़े पैमाने पे वनों की कटाई की गई, क्योंकि जंगलों को काटकर खेती के रूप में बदला गया और जानवरों के शिकार पे भी नियंत्रण होने लगा, और शिकार जो था अब वो केवल मनोरंजन के लिए होता था। तो ये कुछ परिवर्तन हुआ। आगे देखिए, कृषि के प्रारंभ से पौधों को योजनाबद्ध तरीके से लगाया जाने लगा और उनको जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे उनको योजनाबद्ध तरीके से काटा भी गया। प्रारंभिक कृषि, जो शुरुआती कृषि थी, उसमें सिंचाई की नई तकनीकों का ज्ञान विकसित होने लगा था धीरे धीरे। और प्रारंभिक कृषि के प्रारंभ से ही जल के किनारे स्थानों पर घनी आबादी के रूप में मानव बस्तियां बसने लगी थी। क्यों? क्योंकि देखो, कृषि के लिए चाहिए जल, और जहाँ पे जल होगा, जहाँ पे नदियाँ होगी या जल के कुंड होंगे, उसके आसपास ही लोग बसेंगे, क्योंकि उनको खेती में चाहिए पानी। तो इसीलिए जो मानव बस्तियां थी वो जल के आसपास बसने लगी थी, ठीक है। इससे फिर मक्का, जौ, गेहूँ, मटर, इन सब चीज़ों की खेती होने लगी थी। कृषि की शुरुआत के साथ ही व्यापार और मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ने लगा और लोगों की जीवन स्तर में भी सुधार होने लगा। तो ये कुछ परिवर्तन हुए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्रारंभिक कांस्य युगीन सभ्यताओं पर एक टिप्पणी लिखनी है और ये बताना है कि जो कांस्य युगीन सभ्यताएं थी उनकी विशेषताओं में क्या समानता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कांस्य युगीन सभ्यताओं में हमें टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रौद्योगिकी, आर्थिक और राजनीतिक विकास का एक नया चरण देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मानवीय संबंध में बदलाव आया था। जब कांस्य युगीन सभ्यता थी उसमें राजनीतिक भूमिका में भी बदलाव देखने को मिल रहा था। सामाजिक जो सभ्यताएं थी उसका विकास हो रहा था, क्योंकि ये विकास वाली दौर था। शहरीकरण का नाम दिया जा रहा था और यहाँ पे शहरी क्रांति भी इसको कहा जाता है। तो आप इसको ये समझिए कि जो कांस्य युगीन सभ्यताएं थी ये एक विकास वाली स्थिति को आप मान सकते हो। तो इन सभ्यताओं में 4 प्रमुख सभ्यताएं थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले आपको याद रखना है मिस्र की सभ्यता, ठीक है। दूसरी आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता याद रखना है, और उत्तर और मध्य चीन की जो शांग सभ्यता थी इसको याद रखना है। तो इन चारों सभ्यताओं के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है, आपको पेपर में लिखना है। और फिर इन चारों सभ्यताओं में जो कॉमन चीज़ें हैं, यानी कि जो सब जगह आपको मिलती हैं, वो चीज़ें आपको पहचान के अलग से लिखनी थी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए समझते हैं। इन सभ्यताओं में जो एक बात हमें देखने को मिलती है वो ये है कि सभी सभ्यताएं बड़ी और बाढ़ लाने वाली नदियों के मध्य विकसित हुई थी। एक कॉमन चीज़ सभी में हमें दिखती है कि सभी जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे विकसित थी, ठीक है। आगे देखते हैं। इन सभ्यताओं के भौगोलिक विस्तार में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इनका जो लैंड वाला एरिया था, जो भौगोलिक विस्तार था, उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। नदियों के किनारे सभ्यता के विकसित होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि यहाँ पे संचार जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है वो आसान हो जाता है। नदियों के जरिए, नाव के जरिए कोई वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना ये आसान हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह अगर नदी मार्ग से यात्रा करना चाहेंगे तो वो भी आसान हो जाता है, ठीक है। और नदी के किनारे सभ्यता बसने का एक बेनिफिट ये होता है कि नदी से ना सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, ठीक है। तो सिंचाई का जल उपलब्ध हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं। इसके कारण सभ्यता का विस्तार जो है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र पे हो जाता है, क्योंकि नदी जो होती है बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में फैली होती है। तो उसके साथ साथ जो लैंड वाला हिस्सा होता है, जो भूमि वाला हिस्सा होता है, वो भी काफ़ी विकसित हो जाता है। और नए जो सांस्कृतिक समुदाय हैं इनका अस्तित्व देखने को हमें मिल जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी कुछ विशेषता। अब बात करेंगे एक एक सभ्यता पे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिस्र की सभ्यता के बारे में, ठीक है। इसको नील नदी का उपहार के रूप में देखा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल में यहाँ के लोग जो थे वो कछार घाटी में, जो पश्चिमी मरुस्थल था उसके जो आसपास की जो पहाड़ी होती थी, या जो पूर्वी मरुस्थल में जो मौसमी नदियाँ होती थी, इसका उपयोग करा करते थे। तो पश्चिम मरुस्थल में जो हरियाली देखने को मिलती है उसके विकसित होने का एक कारण वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे झरने थे, वहाँ पे वर्षा होती थी, यानी कि वहाँ पे बारिश से पानी मिल जाता था, झरने का पानी मिल जाता था। इसकी वजह से वहाँ का जो क्षेत्र था वो हरा भरा था, वहाँ पे हरियाली थी। इसके फलस्वरूप यहाँ पे घास जो थी वो उग जाती थी। और यहाँ जो घास उग जाती थी उसके कारण क्या होता था कि जो पशु होते थे उनको चारा मिल जाता था, पशु चारण भी यहाँ पे आसानी से हो जाता था, हरियाली बने रहती थी। तो ये इसकी विशेषता हो गई। आगे देखते हैं। पूर्वी मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे धातु, जिसमें मेनली तांबा था, सोना और जो अर्ध मूल्यवान पत्थर होते हैं, ठीक है, ये और इमारत बनाने के लिए ये चीज़ें जो थी ये मिल जाती थी, ठीक है। इमारत बनाने के लिए पत्थर वगैरह हो गया, लकड़ी वगैरह हो गई, तो वो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो जाती थी। ये क्षेत्र सूखे थे, इसी कारण यहाँ अच्छी मजबूत लकड़ी नहीं मिलती थी, ठीक है। जो सूखे वाले क्षेत्र थे वहाँ की बात करें तो वहाँ पे जो मजबूत लकड़ी थी वो नहीं मिल पाती थी जिससे नाव तैयार की जा सके। इसलिए यहाँ के जो लोग थे वो इस प्रकार की लकड़ी के लिए लेबनान से संपर्क करते थे, क्योंकि लेबनान जो था वहाँ पे लकड़ी उपलब्ध थी। तो इनको जो नाव बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होती थी तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करते थे। इसके बाद है कि मिस्र की भूमि एक उपजाऊ भूमि थी, जिस कारण यहाँ फसल अच्छी पैदा होती थी। यहाँ से गेहूँ जो था वो रोम शहर को भी निर्यात किया जाता था। कम श्रम व कम बीज का उपयोग करके भी यहाँ पे अच्छी फसल जो थी वो पैदा हो जाती थी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात है याद रखना कि यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, इसीलिए यहाँ पे फसल अच्छी होती थी। यहाँ पे गेहूँ उगाया जाता था जो रोम को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, निर्यात कर दिया जाता था। यहाँ पे कम मेहनत करने के बाद, कम बीज उपयोग करने के बाद भी यहाँ पे फसल जो थी वो अच्छी पैदा हो जाती थी। मिस्र की सभ्यता में हमें पिरामिड भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। पिरामिड में क्या होता था, जो प्राचीन राजशाही होती थी, जो राजा वगैरह होते थे, उनके द्वारा बनवाया जाता था। इस युग की एक अद्भुत और अनुपम कृति की बात करें तो वो उपलब्धि आप कह सकते हो कि पिरामिड को हम एक विशाल स्मारक या मकबरा के रूप में देख सकते हैं। तो जो पिरामिड है इसको हम मकबरा या फिर बड़े स्मारक के रूप में देख सकते हैं। इसमें क्या होता था, जो मृत शासक होते थे, यानी जो शासक मर जाते थे, उनका जो डेड बॉडी होती थी, शव होता था, उसको रखा जाता था और मरने के बाद शासकों की पूजा भी की जाती थी।
मेसोपोटामिया की सभ्यता और इसकी क्या विशेषताएं इसको समझते हैं। इस सभ्यता की मुख्य विशेषताओं में हमें क्या देखने को मिलेगा, शहरी विकास, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरी विकास हो रखा था। एक नगरीय जीवन जीते थे ये लोग, सत्ता यहाँ पे, व्यापारिक मार्ग, इन सारी चीज़ों को हम इसकी विशेषता के रूप में देख सकते हैं। इस सभ्यता की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ये लोग अपने लेन देन का जो हिसाब होता था उसको लिखित रूप में रखते थे, ठीक है। और उसके लिए यूज़ क्या करते थे, जो मिट्टी होती थी उसकी पट्टिका या टिकिया बनाई होती थी और उसमें लिखा करते थे, यानी गीली मिट्टी होती थी उसमें लिखा करते थे। और नुकीली चीज़ से लिखते थे, जब वो सूख जाती थी तो उसमें वो लिखित रूप में रह जाता था। इनकी जो लिपि थी वो कीलाक्षर थी, यानी कि एक कील टाइप की थी, मतलब उभरे उभरे से लगते थे, गहरे से। इसके बाद है दक्षिणी मैदानी हिस्से की सुमेर के नाम से जाना जाता था। जो दक्षिणी का जो मैदानी हिस्सा था उसको सुमेर कहा जाता था, और लोग यहाँ के जो भाषा बोलते थे वो सुमेरियाई भाषा थी। इन्होंने ही सबसे पहले नगरों का विकास किया था, मछली मारना, जंगली जानवर का शिकार करना, ठीक है, ये सब इस सभ्यता की विशेषता होती थी। इस सभ्यता के लोग जो थे वो खेती करते थे और खेती के साथ साथ पशुपालन करते थे। विभिन्न प्रकार के पशु को पाला जाता था और एक ही समुदाय के लोग अलग अलग काम करा करते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया में हमें पशुओं की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ से क्या करते थे लोग, ऊन, जो ऊन मिलती थी भेड़ वगैरह से, उस ऊन का निर्यात कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। यह पशुधन इनकी ऐसी समय में भी सहायता करता था जहाँ ठीक खेती नहीं हो पाती। मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन नहीं है, खेती नहीं हो पा रही है, तो ऐसी जगह पे इनके पशुधन जो था वो काम आ जाता था, क्योंकि इनको पशुओं से दूध मिल जाता था, मांस मिल जाता था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती थी। इस सभ्यता में सिंचाई व्यवस्था भी देखने को मिलती है और पानी के लिए संघर्ष भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो लोग ऊपरी हिस्सों में रहा करते थे उनको तो पानी मिल जाता था, लेकिन जो निचले हिस्से के लोग हैं उनके लिए वो पानी छोड़ते नहीं थे। इसलिए जो ऊपरी हिस्से में रहने वाले लोग हैं, जो निचले हिस्से में रहने वाले लोग हैं, इनके बीच में अक्सर संघर्ष और विवाद देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो इसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से मिलती जुलती है, ठीक है। जैसे कि देखो, यहाँ पे सभी जगह पे अनाज उगाए जाते थे। अनाज जो है वो, जैसे अनाज वहाँ उगाए जाते थे मिस्र में, मिस्र की सभ्यता में, मेसोपोटामिया में, वैसा ही अनाज यहाँ पे भी उगाया जाता था। मेसोपोटामिया की तरह यहाँ पे पशुपालन जोरों पे था। जैसे वहाँ पशुपालन होता था, ऐसे ही हड़प्पाई लोग भी पशुपालन करते थे। यहाँ पे कपास उगाया जाता था जिससे कपड़े वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है। इस सभ्यता में पानी की उपलब्धता पे ध्यान दिया जाता है। मोहनजोदाड़ो जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 700 कुएं के सबूत मिले हैं, यानी कि 700 कुएं मिले हैं। और यहाँ पे कुछ प्राकृतिक झरने, प्राकृतिक कुछ कुएं वगैरह भी थे। हड़प्पाई जो बस्ती है, यहाँ पे पत्थर के कुएं द्वारा सिंचाई होने के प्रमाण मिलते हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ भी लकड़ी, पत्थर, धातुएं जो थी उपलब्ध थी, जिसके हमें सबूत भी मिलते हैं। जैसे कि पंजाब में शीशम व टीक गुजरात में मंगाई जाती थी, ठीक है, ये लकड़ी, यानी कि पंजाब से शीशम, गुजरात से टीक की लकड़ी मंगाई जाती थी। रोपड़ से शिवालिक पहाड़ियों की ओर जाना आसान हुआ करता था। मोहनजोदड़ो में उपयोग के लिए वहाँ से लकड़ियाँ जो थी वो वहाँ पे मंगाई जाती थी। दक्षिणी राजस्थान जो था वहाँ से तांबा आता था, जो खेतड़ी वगैरह जो राजस्थान में हिस्सा था वो तांबे के लिए फेमस था। कौड़ियों के लिए जो सौराष्ट्र है वो वाला क्षेत्र उपयुक्त था। इसी सभ्यता के एक स्थल से स्फटिक मंगाया जाता, जो पत्थर होता था, ठीक है। इसका उपयोग जो होता था वो हड़प्पाई क्षेत्र के द्वारा जो वहाँ पे उपकरण वगैरह बनाए जाते थे उसके लिए किया जाता था। और हड़प्पाई सभ्यता की एक विशेषता में है, क्या है कि यहाँ पे जो तकनीक है उसका विकास हो रखा था। शहरी काल में बाहरी संपर्क पद्धति में परिवर्तन हुआ, समुद्र से व्यापार शुरू हुआ। यहाँ पे जेवरात वगैरह बनाए जाते थे, हाथी दांत पे नक्काशी की जाती थी, बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है। इन सब चीज़ों का यहाँ पे उपयोग होता था। पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। लेखन कला का विकास हो रखा था। हालांकि इनकी जो लेखन जो शैली है उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इनकी जो लिपि है उसको रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। अब बात करते हैं लास्ट हमारी जो सभ्यता है वो चाइना की सांग सभ्यता। चीन की नवपाषाण संस्कृति का आरंभ जो है वो 600 ईसा पूर्व में हो चुका था। इसको कांस्य युग का प्रारंभ जो है सिया राजवंश के शासनकाल से शुरू माना जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इरहलीटू, इसको इरहलीटू के नाम से जाना जाता है। सिया जो वंश है इसमें बादशांग राजवंश का उदय हुआ था और जिसके नाम से इस सभ्यता का नाम पड़ा था, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश स्थल जो है वो इसी राजवंश के काल से मिलते हैं। और इसी समय इस सभ्यता में बलि और लेखन कला के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे लोगों में राजनीतिक एकता का अभाव होता है। यहाँ पे राजनीतिक रूप से एकता नहीं थी, संघर्ष और विवाद इनके बीच में हमेशा देखने को मिलता है। और इस सभ्यता में नवपाषाण के संबंध में अगर हम देखें तो हमें ज़्यादातर अधिकांश स्थल जो है वो हुआंग हो, ये जो नदी थी, ठीक है, हुआंग हो नदी का नाम है। इसको पीली नदी भी कहा जाता था।
और यहाँ पे यांग तेज के एक नदी थी, उसके किनारे बसा हुआ था ये। और इसकी विशेषता की बात करें तो पूर्वी समुद्र तट और यांग तेज जो नदी है, यहाँ पे जो एरिया था, यहाँ पे चावल की खेती होती थी। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न रेशों से वस्त्र बनाए जाते थे। हड्डी और पत्थर के बने खेती करने के उपकरण, यानी जो खेती करने के लिए जो उपकरण यूज़ किए जाते थे वो हड्डी या पत्थर से बने होते थे। इस समय यहाँ पशुपालन का चलन होता था, पशु पाले जाते थे, परंतु पशुपालन को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है ये खत्म हो जाता है। क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन यूनान में जो दास प्रथा थी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, आपको ये बताना है दास प्रथा के बारे में। ठीक है, तो देखिए अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में, यानी अलग अलग क्षेत्रों में दास मजदूरों का बड़े लेवल पे इस्तेमाल जो है वो यूनानी सभ्यता में किया जाता था, और ये इसकी मुख्य विशेषता है। यानी कि यूनानी सभ्यता में अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में आपको दास मजदूर दिख जाएंगे। मिस्र, मेसोपोटामिया, फारस और हित्ती जैसे अन्य प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी संख्या में आपको दास मजदूर जो है उनकी मौजूदगी मिल जाएगी। मेसोपोटामिया और हित्ती कानून जो है उसमें कुछ संहिताएं देखने को मिलती है, यानी कुछ नियम बने हुए थे, और इन संहिताओं में दास प्रथा संस्थागत रूप ले चुकी थी। ठीक है, यानी कि संस्थागत रूप से दास प्रथा को अलाउ किया हुआ था। परंतु यूनान में दास प्रथा गुणात्मक रूप से भिन्न थी। अब यहाँ पे क्या है, यूनान में जो दास प्रथा है वो अलग है। वो कैसे अलग है समझिए। यहाँ इतिहास में पहली बार उत्पादन के लिए, यानी प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए बड़े लेवल पे दास मजदूरों का उपयोग किया गया था। यानी यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए थोड़ा कम किया जाता है, उत्पादन के लिए इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आरंभ में युद्ध बंदियों को, जो युद्ध में जो बंदी बनाए जाते थे उनको दास बनाया जाता था। बाद में क्या किया गया, जो लोग लोन ले लेते थे और लोन को चुका नहीं पाते थे उनको दास बना लिया जाता था। युद्धों के कारण जो युद्धबंदी दास थे उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, और अन्य समाजों के समान यूनान में भी सबसे पहले महिलाओं को दास बनाया गया। जो माइसिनियाई राजमहल थे, यहाँ पे महिला दासों की संख्या जो थी वो काफ़ी बड़ी थी। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है कि जो पाइलोस है, यहाँ के राजमहल में जो कपड़ा उत्पादन किया जाता था, कपड़ा बनाया जाता था, उसमें कम से कम 550 के करीब महिलाएं काम करती थी। तो आप समझ लीजिए कितने बड़े पैमाने पे महिलाओं को भी दास बनाया हुआ था। और अगर हम लीनियर बी की बात करें तो यहाँ पे टिंकियाओं पर दास के लिए दोपरी जो लीनियर बी है, यहाँ की जो लिपि है इसमें क्या था, दास के लिए डोपरी शब्द यूज़ किया जाता था। यानी डोपरी शब्द जो है वो दास के लिए किया जाता था। होमर के अगर महाकाव्य की बात करें तो उसमें युद्ध के दौरान जो महिलाओं को दास बनाया जाता था उस पे भी कई सारे प्रसंग मिलते हैं, यानी कि उसमें बताया गया, यानी जिक्र हो रखा है इन सब चीज़ों का। जो इनके पुराने महाकाव्य हो गए या इनकी जो रचनाएं हैं वहाँ पे भी जिक्र है दास प्रथा का। पुरातन और क्लासिकी अगर युग की बात करें तो यहाँ पे उत्पादन के सभी क्षेत्रों में, जैसे कि खनन हो गया, हस्तशिल्प हो गया, या फिर मान लो खेती हो गया, तो यहाँ पे दासों का जो इस्तेमाल था वो बहुत बड़े लेवल पे किया जाता था। कुछ विद्वान कहते हैं कि यूनानी कृषि में, यूनानी जो कृषि होती थी उसमें दास प्रथा की जो भूमिका थी उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। इसके बाद देखो स्पार्टा में बड़े पैमाने पे दास मजदूरों का काम लिया जाता था, जो कि अभूतपूर्व था, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे स्पार्टा ने तो एक बहुत बड़े क्षेत्र को ही दास बना लिया था। तो देखिए स्पार्टा ने क्या करा, दक्षिण पेपोलियन जो क्षेत्र था वहाँ पे जो मेसिनिया राज्य है उस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया और इसकी पूरी आबादी को दास बना लिया, यानी बहुत बड़े लेवल पे दास बना लिया। जो स्पार्टावासी थे इन्होंने एक अनूठे ढंग की दास प्रथा शुरू करी। वो अनूठा ढंग क्या था समझिए, इनको हिलोट्री कहा जाता है या हिलॉट कहा जाता था। ठीक है, हेलॉट जो होते थे दास, इन पे समस्त स्पार्टा समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो समझिए। यहाँ पे क्या है, दास जो है, हेलोट जो दास है ये निजी दास नहीं है, किसी के पर्सनल नहीं है, किसी के पर्सनल नौकर नहीं है, बल्कि ये पूरा जो स्पार्टा समुदाय था उसके सामूहिक अधिकार होता था, यानी कि वो सभी लोगों के अंडर आ जाते थे दास। ये एक अनूठी थी प्रथा। यहाँ पे मेसेनेशिया में कृषि भूमि को टुकड़ों में बांट दिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा था, और जिसमें क्लेरोयाई कहते थे, जिसको क्या बोला जाता था इन टुकड़ों को, क्लेरोई, और इसे स्पार्टा के नागरिकों को बांट दिया गया था। स्पार्टावासी जो थे अपनी ज़मीन और खेतों में ये जो हेलोट होते थे, दास होते थे, इनसे खेती कराते थे। स्पार्टा में सामाजिक विभेद काफ़ी ज़्यादा था, यानी समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। प्रत्येक राज्य परिवार की ज़रूरत के अनुसार उन्हें दास उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है,
ये देखा जाता था कि हर परिवार को कितने दास की जरूरत है। कोई छोटा परिवार है तो उसका 1 या 2 दास में काम चल जाएगा, बड़ा परिवार है तो ज़्यादा दास चाहिए, तो जितनी उनकी ज़रूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग इनको दास दे दिए जाते थे। हैलेट प्रथा की बात करें तो दूसरे प्रकार की दास प्रथा का अंतर यह था कि हैलोट पर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, पर्सनल नौकर नहीं है ये किसी के, ये पूरे मतलब समुदाय के होते थे, ठीक है। इसके अलावा हेलोट परिवार भी बना सकते थे। ये जो हेलोट दास होते थे ये परिवार बना सकते थे। इनके जो बच्चे होते थे उनकी हैसियत भी उनके माता पिता जैसी होती थी, यानी ये बच्चे भी इनके बड़े होकर दास ही बनते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि स्पार्टावासी जो है वो कई पीढ़ियों तक इन दास मजदूरों को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, स्पार्टावासी हैं, इन्होंने किसी दास को रख रखा है, उन दास के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, आने वाले समय में जो उनके बच्चे होंगे तो इनके जो बच्चे होंगे वो उनके दास बने रहेंगे। फिर इनकी पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी तो दास की पीढ़ी भी आगे बढ़ती जाएगी, फिर वो दास गुलामी करते रहेंगे। तो इस तरीके से मतलब आने वाली कई पीढ़ियों तक इनके लिए दास का प्रबंध हो रखा था। हेलोट प्रथा जो है यूनान के अन्य राज्यों जैसे थिसेली क्रीट हो गया या अर्गोस हो गया, यहाँ पे मौजूद थी। यूनान के जो अदर हिस्से थे, जो दूसरे हिस्से थे, वहाँ पे क्या होता था कि निजी तौर पे दास रखे जाने की प्रथा थी। यानी यूनान के दूसरे हिस्सों में देखें, वहाँ पे पर्सनल नौकर, पर्सनल दास, पर्सनल गुलाम रखे जा सकते थे। और यूनानी समाज और अर्थव्यवस्था की एक खास विशेषता ये भी थी कि इन दासों के वर्णन के लिए अनेक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। जैसे कि कई जगह पे डोलोस वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, डोलोस वर्ड भी बोला जाता था इनके लिए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम थे। अब बात करते हैं एथेंस के दास दास की। तो एथेंस में दास जो होते थे वो व्यक्तिगत होते थे, यानी निजी होते थे, पर्सनल होते थे, ठीक है। वे दास संपत्ति की तरह होते थे। इनको आसानी से बाजार में, जैसे मान लो कोई दास है, वो उसकी संपत्ति है, वो चाहे तो उसको बेच सकता है। यही होता है ना कि हमारी जो संपत्ति हम चाहें तो उसे बेच सकते हैं। ऐसे ही जो एथेंस के जो लोगों के जो दास होते थे वो संपत्ति की तरह होते थे, जब चाहे उसको बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता था। क्लासिकी युग की बात करें तो यहाँ पे जो एथेंस की समृद्धि थी वो इन्हीं दास मजदूरों के विस्तार पर आधारित थी। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो एथेनियाई दास थे इनकी संख्या बढ़ रही थी, मतलब 60,000 से 1,10,000 के बीच में थी। ऐसा भी अंदाजा लगाया गया है कि इनमें लगभग 20,000 से 30,000 जो दास थे वो चांदी की खदान में काम करते थे। कृषि में, खनन में के अलावा ये लोग हस्तशिल्प का भी काम किया जाते थे, ठीक है। दासों को हस्तशिल्प के काम में भी लगा दिया जाता था। कई बार जो घरेलू काम होते हैं या जो शारीरिक श्रम वाले काम होते हैं वहाँ पे भी इनको यूज़ किया जाता था। यहाँ तक कि आप ये समझिए कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में दास मजदूर हर जगह आपको दिखाई देंगे, हर जगह दास जो थे वो लगाए जाते थे। परंतु सभी प्रकार के उत्पादन में आज़ाद मजदूर भी पाए जाते थे जो स्वतंत्र होते थे। स्वतंत्र मजदूर से मतलब है कि वो अपनी मर्जी से मजदूरी कर रहे होंगे या फिर वो किसी के निजी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। हिंद महासागर में पुर्तगाली दृढ़ीकरण का विवरण आपको बताना है और भारतीय जो समुद्र पारी व्यापार था इस पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जब हिंद महासागर में पुर्तगाली लोग आ गए और इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था, उसके बाद जो भारत का समुद्र पारी व्यापार था उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपको समझाना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। मध्ययुगीन काल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार ने निरंतरता और परिवर्तन दोनों दिखाया। यानी कि अगर हम बात करते हैं मध्ययुगीन काल की, तो इस समय में जो भारत का विदेश व्यापार होता था इसमें क्या थी, एक रेगुलरिटी भी आपको देखने को मिलेगी और इसमें कुछ परिवर्तन वगैरह हुए थे वो भी देखने को मिलेंगे। प्राचीन काल की तरह यहाँ से क्या होती थी, दवाएं, मसाले, मालाबार सागौन की जो लकड़ी होती है, कीमती पत्थर और अन्य विलासिता की जो वस्तुएं होती थी वो पश्चिम के देशों को एक्सपोर्ट कर दी जाती थी। यानी यहाँ से ये चीज़ें निर्यात कर दी जाती थी। बदले में वहाँ से क्या हम लेते थे, युद्ध के जानवर, मसाले, दवाइयाँ, ठीक है, दुर्लभ सामान, खिलौने, विदेशी कपड़े और ये सारी चीज़ें मंगाई जाती थी। हिंद महासागर और चीनी सागर के पूर्वी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो विदेशी गतिविधियों के विस्तार ने प्रारंभिक जो मध्य युग था इसमें व्यापार का जो पैटर्न था वो बदल दिया था। हुआ क्या था कि जो इंडोनेशिया और जो मलय प्राद्वीप है यहाँ का जो व्यापार है वो हिंद महासागर के मुस्लिम व्यापारियों के हाथ में हुआ करता था। तो ये मुस्लिम व्यापारी जो थे ये मुख्य रूप से गुजरात से आए थे और इंडोनेशिया भूमि पर बसने लगे थे और बंगाल में बड़ी मात्रा में कपड़ा इंडोनेशिया के बाजार से निर्यात किया जाता था। तो अफ्रीका के साथ साथ भारत के व्यापार के प्रमाण भी हैं, यानी कि अफ्रीका के साथ भी भारत का व्यापार होता था, इसके भी कई सारे सबूत मिले। अरब प्रायद्वीप जो है वो काफ़ी हद तक भारतीय आयात पे निर्भर था। अरब में क्या होता था, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी तो भारत से ही वो आयात करते थे, भारत की चीज़ों को ही खरीदा करते थे। अधिकांश पश्चिमी व्यापार जो था वो दूर के बाज़ारों तक फैला हुआ था और ये व्यापार काहिरा में होता था। ईरान, रूस, मध्य एशिया, पश्चिम के बाज़ार, यहाँ तक ये व्यापार जो था पहुँच चुका था।
अब देखो पुर्तगाली जब भारत में आ जाते हैं तब क्या होता है, ये देखिए, ये तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करी जाती थी, तो कुछ चीज़ें बाहर से खरीदी भी जाती थी, ठीक है। अफ्रीका से भी व्यापार होता था, ये बेसिक सी चीज़ें आपको समझनी थी। अब देखिए हिंद महासागर में पुर्तगाली व्यापार, मसाले, ऐशो आराम के जो वस्तुएं होती हैं या जो नायाब वस्तुएं होती हैं, दुर्लभ वस्तुएं होती हैं, ठीक है। इनके अलावा हिंद महासागर से टीक की लकड़ी जो होती थी उसका निर्यात किया जाता था, क्योंकि भारत की जो लकड़ी होती थी उससे जो जहाज बनाए जाते थे वो फारस की खाड़ी में और अरब सागर में चलाए जाते थे, ठीक है। तो इसलिए इसकी डिमांड थी, तो इन सब चीज़ों को यहाँ से निर्यात कर दिया जाता था। दक्षिण अरब की बात करें तो फारस की खाड़ी, मालदीव, मलय प्राद्वीप के कई हिस्सों में भारत का चावल बहुत ज़्यादा लिया जाता था, यहाँ से चावल एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि इन लोगों का भोजन का चावल मुख्य हिस्सा होता था, ठीक है। तो ये था। गुजरात, कोरोमंडल और बंगाल में जो सूती कपड़े बने होते थे और जो अनाज होता था वो यहाँ से निर्यात कर दिया जाता था, यानी कि बाहर भेज दिया जाता था। पश्चिम की ओर से फारस की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से से जो तटीय क्षेत्र था, इस बात के वहाँ पे सबूत मिले हैं कि इस स्थानों से भारत को घोड़ों का निर्यात किया जाता था, क्योंकि देखो अरबी जो घोड़े होते थे वो फेमस थे, तो वहाँ से अरब साइड से या फिर फारस की साइड से घोड़े वगैरह यहाँ पे लिए जाते थे। और जो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध थी जैसे कपड़े हो गए, चावल हो गया या फिर मसाले हो गए, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी जाती थी। अब बात करेंगे हिंद महासागर में पुर्तगाली। वास्को डी गामा जो था उसने 1498 में, ठीक है, रास्ता खोज लिया था, यानी ये पुर्तगाली था और इसने क्या करा था, रास्ता खोज लिया था भारत आने के लिए। तो इसके जरिए एशिया का सीधा समुद्री मार्ग खोजे जाने से यूरोपीय एशियाई व्यापार के इतिहास में एक नया युग की शुरुआत हो गई। अब यूरोप से एशिया का व्यापार जो था आसान हो गया था, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, रास्ता खोज लिया था। इसके पीछे पुर्तगालियों के दो उद्देश्य थे। अब पुर्तगालियों ने जब रास्ता खोजा तो उसके क्या दो उद्देश्य थे ये समझिए। इन्होंने यूरोप को जो भेजे जाने वाला मसाला था, यानी जो मसाला यहाँ से भेजा जाने वाला था, ये उस पर एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो यूरोप को मसाला भेजा जाएगा उस पर एकाधिकार इन्हीं का होना चाहिए, इनके अंडर में सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जबरन ये एशियाई जो व्यापार होता था उस पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे और उस पर टैक्स लगाना चाहते थे, ठीक है, ये इनके उद्देश्य थे। पुर्तगालियों की इस योजना की सफलता के लिए दो बातें जरूरी थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि एशियाई जहाज रानी पे अपना प्रभुत्व करना है। जहाज रानी से मतलब यहाँ पे शिपिंग है, ठीक है, शिपिंग, जो जहाज़ों के जरिए जो वस्तुएं इधर उधर ले जाई जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, जो शिपिंग की जा रही है, एक वस्तु को दूसरी जगह पे भेजा जाता है, उसको शिपिंग को जहाज रानी शब्द दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो शिपिंग होती थी उस पर अपना प्रभुत्व चाहते थे। दूसरा क्या है कि यह व्यापार करने के लिए जगह जगह पे समुद्र तट के जो किनारे वाले क्षेत्र थे उसके सामरिक महत्व के अड्डे बनाना चाहते थे, वहाँ पर अपना कंट्रोल चाहते थे। इन पर इन्होंने अपने लोगों को खासतौर पर व्यापार के संचालन का कार्य सौंपना शुरू कर दिया था। तो ये दो चीज़ें थी जो ज़रूरी थी। सबसे पहले शिपिंग पे इनका कंट्रोल होना था, फिर जो जगह जगह पे जो समुद्र तट वाले जो हिस्से हैं वहाँ पे इनको अपने आदमी लगाने थे और वहाँ से इनको पूरा संचालन करना था, उसको कब्जे में लेना था, ये ज़रूरी था। इसके बाद हिंद महासागर में जो पुर्तगाली आ गए थे उनका नियंत्रण हुआ तो क्या हुआ देखिए। अल अलब क्र्यू ने 1510 में बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया। इन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में पुर्तगाली समुद्री व्यापार के साम्राज्य की सही मायने में अगर नींव देखें तो यहाँ पे नींव रखी गई। इसके बाद पूर्व में गोवा पुर्तगालियों का प्रमुख प्रशासनिक स्थल बन गया था, क्योंकि पुर्तगालियों ने क्या करा, यहाँ पे गोवा पे अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद 1511 में मलक्का पर कब्जा और बाद में फारस की खाड़ी के मुहाने पर जो बंदरगाह था उस पर भी कब्जा जमा लिया। इसके बाद हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए जो प्रमुख क्षेत्र थे उसमें इन्होंने किले बना दिए। तो अब इनके कहने का मतलब है जो गोवा जहाँ से शिपिंग वगैरह होगी वो और जहाँ पे शिपिंग होगी वहाँ तक के एरिया पे इन्होंने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। काली मिर्च ज़्यादातर भारत के मालाबार क्षेत्र से, लौंग, जायफल जैसे जो मसाले होते थे, ठीक है, ये मलक्का से और दालचीनी जो थी वो श्रीलंका से प्राप्त की जाती थी। पुर्तगाली यहीं नहीं रुके, उन्होंने क्या करा, हिंद महासागर के कई क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका के इलाके, मलक्का, भारत में जो कोंकण और मालाबार तटों पर कई किले बनाए गए थे और हिंद महासागर के चारों ओर जो 50 किलेबंद क्षेत्र जो थे वो बना दिए इन्होंने। किलेबंद क्षेत्र क्यों बना दिए, ताकि ये अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी रखें और वहाँ से क्या करें, अपना कब्जा रखें और पूरा कंट्रोल चला सकें, इसलिए ये इस चीज़ पे भी ध्यान दे रहे थे। अलग अलग आकारों के इन्होंने 100 जहाज जो थे वो पानी में तैरा करते थे। शुरुआत में पुर्तगाली जो थे वो काली मिर्च के लिए एशिया की ओर आए। 16वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में समुद्री व्यापार में कुल एशियाई सामान का
अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो 95% और मूल्य की दृष्टि से 85% हिस्सा जो था वो काली मिर्च का ही होता था। काली मिर्च जो था बहुत डिमांडिंग था और बहुत बड़े लेवल पे इसका व्यापार हुआ करता था। फिर है करताज और काफिला। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण होने पर व्यापार आधिपत्य प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ से गुजरने वाले जो जहाज थे उनसे वसूली शुरू कर दी। ठीक है, पुर्तगालियों ने क्या करा, करताज और काफिला व्यवस्था द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया कि बिना परमिट के, बिना टैक्स वगैरह दिए तुम यहाँ पे आ नहीं सकते। अरबी और भारतीय जहाज़ों के पास करताज पत्र होता था। ठीक है, ये मतलब एक परमिशन मान लो आप इसे। इन्होंने काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी, यानी उन्हें काली मिर्च और गोला बारूद जो होता है उसको ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगाली हथियारबंद जो सेना थी, नौसेना थी, उन्हें अपनी सुरक्षा में समुद्र पार कराती थी। ठीक है, उनकी पूरी सिक्योरिटी लेती थी। इन जहाज़ों के जरिए के लिए निर्धारित बंदरगाह भी तय किए गए थे कि भाई यहाँ से जाना है, और गंतव्य स्थान से निकलने से पहले उन्हें पुर्तगाली नियंत्रित जो बंदरगाह होते थे वहाँ पे टैक्स देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था। करताज पत्र ना होने की स्थिति में जहाज को जब्त कर लिया जाएगा। अगर मान लो परमिट नहीं है इनके पास तो इनका जो जहाज है उसको जब्त कर लिया जाएगा और नाविकों को तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाएगा, ये सजा होती थी। करताज होने पर लिखित शर्तों का उल्लंघन करने वाले को भी दंडित किया जाता था। ठीक है, उसमें कुछ लिखित शर्तें होती थी, अगर मान लो उसका भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है उन शर्तों को तो उनको दंड दिया जाता था। पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय जो व्यापारी होते थे उनके जहाज़ों को समुद्री यात्रा के समय में संरक्षण प्रदान किया, उनको उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, और इसके लिए जहाज़ों को चुंगी देनी होती थी, यानी उनको कर देना होता था। ठीक है, और इस व्यवस्था से में सभी जहाज जो होते थे वो एक साथ निकला करते थे। पुर्तगाली हथियारबंद जो नौसैनिक होते थे वो इन जहाज़ों की रक्षा करते थे, यानी कि इन पुर्तगालियों ने जो समुद्री जो शिपिंग होती है, ठीक है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस पर पूरा अपना अधिकार कर लिया था। जो ये चाहते थे वो कर लिया, प्लस में इन्होंने टैक्स वगैरह लगा दिए, कई सारे रूल बना दिए। ठीक है, परमिट वाली प्रणाली ला दी, तो इन सब चीज़ों को पुर्तगाली करने में कामयाब रहे। इन दोनों व्यवस्थाओं ने अरब सागर में व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ से काली मिर्ची बेची जाती थी। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील का निर्यात होता था। भारत से केवल काली मिर्च की खरीद के लिए पुर्तगाली जो होते थे वो प्रति वर्ष क्या करते थे, 1,70,000 क्रूजेडा भारत लाते थे। इतना सारा, मतलब यहाँ पे आप ये सोचिए कि इतने बड़े लेवल पे काली मिर्च का यहाँ से व्यापार होता था। भारतीय समुद्र पार व्यापार पर पुर्तगाली व्यापार का क्या प्रभाव पड़ा ये समझिए। देखिए, गुजरात में भारतीय समुद्र पार व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण का कुछ असर अवश्य पड़ा। हम देख चुके हैं कि 15वीं शताब्दी के अंत में गुजराती समुद्र पार जो व्यापार था दो दिशाओं में होता था, एक तो लाल सागर और दूसरा मरक्का। परंतु अगले 100 सालों में दक्षिण पूर्व एशिया की अपेक्षा लाल सागर जो था वो ज़्यादा, इसकी वैल्यू हो गई थी, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। इस प्रकार 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था ये समझिए। अब क्या था कि लाल सागर क्षेत्र में गुजराती जो होते थे उनका प्रभाव बढ़ने लगा था, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में धीरे धीरे उनके व्यापार में क्या होते, कमी होने लगी थी, जिसमें पुर्तगाली का महत्वपूर्ण हाथ था। पुर्तगाली जो थे वो किसी भी स्तर पर इन मार्गों, उत्पादों और उत्पादन तकनीकों के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं ला सके, लेकिन कुछ वस्तुओं के व्यापार को इन्होंने बदल दिया। भारतीय व्यापारियों को कुछ एक्स्ट्रा, मतलब सीमा शुल्क देने के लिए इन्होंने मजबूर किया, क्योंकि उनसे टैक्स लेके ये पैसा कमा रहे थे। पुर्तगालियों को सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो गुजरात में था। भारत के अन्य हिस्सों में उनका प्रभाव थोड़ा कम था, इसलिए कोरोमंडल तट या जो चेटियार व्यापारी जो थे इन पे इनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था। मालाबार में क्या होता था कि पुर्तगालियों का नियंत्रण बहुत ही कड़ा और आक्रामक था। वहाँ पे ये क्या करते थे, सब चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेते थे, और अगर उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता था इनके घेरे को, तो ऐसे में उनको सजा भी दिया करते थे। तो वहाँ पे कड़ा सिस्टम था इनका बिल्कुल। आगे है कि हिंद महासागर में पुर्तगालियों की उपस्थिति का क्या असर होता है। तो W.H. मॉरलैंड कहते हैं कि पुर्तगालियों के आगमन से इस क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हो जाती है। इससे पहले वैन ल्यूर ने चुनौती दी कि जिन्होंने इस बात पे बल दिया था कि 16वीं शताब्दी में जो एशियाई समुद्र पार जो व्यापार जो महत्वपूर्ण बना हुआ था, उन्होंने कहा कि पुर्तगाली जो थे वो महत्वपूर्ण काली मिर्च और मसाले के व्यापार को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करने में असफल हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके विचार थे, वैन व्यूलर के। ठीक है, आगे देखिए, वैन ल्यूर का ही अनुमान
अनुगमन करते हुए नील्स जो स्टेनगोर्ड थे, इन्होंने भी ये दिखाया कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में जो डच थे और जो इंग्लिश थे, जो अंग्रेज थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन वस्तुओं के यूरोप में निर्यात से पहले काली मिर्च और मसाले के निर्यात की मात्रा में कोई नाटकीय बदलाव नहीं आया, कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। फिर जो बॉक्सर हैं, सीआर बॉक्सर, ये भी मानते हैं कि 16वीं शताब्दी के अंत में जो पुर्तगाली थे, वो केप से लिस्बन तक जितनी काली मिर्च ले जाई जाती थी उससे ज़्यादा लाल सागर के जरिए गुजराती जहाज़ों में ले जाई जाती थी। तो इन सब का ये कहना है कि जो पुर्तगाली थे वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित नहीं कर पाए थे, ठीक है, ये इनका कहना है। इनकी भूमिका जो होती थी वो सीमित होती थी, कम होती थी।